नमस्कार दोस्तों। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हमारे नेट का पहला यूनिट है, आप सबको मालूम होगा। जियोमॉर्फोलॉजी जो शब्द है जियोमॉर्फोलॉजी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जियोमॉर्फोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो है, दूसरा मॉर्फी है और तीसरा है लोगोस। जियो, मॉर्फी और लोगोस 3 शब्दों से मिलकर बना है ये। जियो का मतलब होता है अर्थ, हमारी पृथ्वी। जियो का मतलब अर्थ होता है, और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, रूप, पृथ्वी का रूप। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, वर्णन। शाब्दिक रूप में इसका मतलब हो गया स्थल रूपों का अध्ययन। स्थल रूपों का अध्ययन क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। हिंदी में भी हम समझ सकते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, आकृति मतलब रूप, विज्ञान जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जिसका हम वर्णन करते हैं, तो स्थल रूपों का अध्ययन। स्थल रूप क्या क्या होते हैं ये हमें देखना है। स्थल रूप महासागर, महाद्वीप, ये सब क्या है? नदी, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या है? हिमनद, ये सब क्या है? स्थल रूप है। ये स्थल रूप एक हमारा धरातल सपाट ना होकर क्या है, इन स्थल रूपों के रूप में ऊपर नीचे है। इस ऊपर नीचे की क्रिया विधि को क्या कहते हैं हम? क्रिया विधि नाम कहकर हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊपर नीचे जो होता है, इसको हम एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का नाम हम उच्चावच रखते हैं। क्या रखते हैं? उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच क्या होता है? हमारे पृथ्वी का जो धरातल है उसका आकार समतल ना होकर ऊपर नीचे भिन्न भिन्न तरह से विभाजित है, उसको हम उच्चावच कहते हैं। हमारे उच्चावच के प्रकार 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। एक प्रकार का उच्चावच प्रथम श्रेणी का हो गया। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आ गए। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान आ गए। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों का मतलब ये है कि जिनका आकार विस्तृत है, महाद्वीप और महासागर। जबकि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं ये इनकी तुलना में छोटे होते हैं। पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच इनसे भी छोटे हो गए। सरिता हो गई, हमारी नदियां हो गई, सागरीय जल में नीचे जो होता है उसमें हो गया, भूमिगत जल है ये हो गई, पवन हो गया, हिमनद हो गया, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और ये हमारे जो उच्चावच है ये एक ऐसे नहीं कि अचानक ही बन गए, ये धीरे धीरे एक क्रमिक विधि, तंत्रात्मक विकास के फलस्वरूप ये आगे बढ़े हैं। हमारे जो उच्चावच हैं ये महाद्वीप, महासागर हो गया, मैदान हो गया, सागरीय जल, सरिता, भूमिगत जल, हिमनद, ये सब एक बहुत लंबे भूगर्भिक क्रमिक इतिहास से बनकर ये इनका विकास हुआ है। ये आज के नहीं बने हैं। इसका अध्ययन बहुत पहले कब? 500 ईसा पूर्व ही हमारे इंडिया में भी हुआ था, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। नालंदा जैसे जगह, ग्रीस, यूनान और मिस्र में 500 ईसा पूर्व इसका अध्ययन हो गया था। किसका? स्थल रूपों का अध्ययन ग्रीस, यूनान, मिस्र जैसे देशों में, जैसी सभ्यताओं में 500 ईसा पूर्व ही इसका अध्ययन हो गया था। और जो हमारे आधुनिक स्थलाकृतियां हैं, आधुनिक जो भूआकृतिक विज्ञान है, ये हमारी भूआकृति विज्ञान आधुनिक है, जो कब पनपी है? हमारी भूआकृति विज्ञान की कुछ मौलिक संकल्पनाएं हैं, जिनकी वजह से हमारा जो भूआकृति विज्ञान का आधुनिक रूप प्राप्त हुआ है। समझ रहे आप? भूआकृति विज्ञान की मौलिक संकल्पनाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं भूगर्भिक प्रक्रम। भूगर्भिक प्रक्रम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम। भूगर्भिक प्रक्रम, भूगर्भिक प्रक्रम क्या होता है? हमारी पृथ्वी में जो क्रिया विधियां जो होती हैं उनको हम भूगर्भिक प्रक्रम कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, और उनकी वजह से या फिर
और भी बहुत सारे वजह होती हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी में हलचल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, भूगर्भिक प्रक्रम कहते हैं। ये भूगर्भिक प्रक्रम क्या है, जो आज हो रहे हैं हमारे भूगर्भिक प्रक्रम वर्तमान में जो हो रहे हैं, वो ही भूगर्भिक प्रक्रम इतिहास में भी हो रहे थे। आज जो भूगर्भिक प्रक्रम आज वर्तमान में हो रहे हैं, वही भूगर्भिक प्रक्रम इतिहास में भी हो रहे थे। पर इन भूगर्भिक प्रक्रमों की जो तीव्रता है, तीव्रता मतलब हलचल जो हो रही है, ये हलचल एक सी नहीं है, ये क्या है, अलग अलग होती रही है, एक सी नहीं है, ये एक सी नहीं है। मतलब भूगर्भिक प्रक्रम जो वर्तमान में थे, जो वर्तमान में भूगर्भिक प्रक्रम और नियम क्रियाशील हैं, वो ही भूगर्भिक प्रक्रम और क्रियाएं इतिहास में भी क्रियाशील थे, लेकिन इनकी तीव्रता कभी कम हुई है, कभी ज्यादा हुई है। मतलब कभी भूकंप ज्वालामुखी ज्यादा आए हैं, कभी कम रहे हैं, कभी हिमनद ज्यादा रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं। इनकी तीव्रता कम ज्यादा रही है, हमेशा एक सी नहीं रही, लेकिन इनकी जो क्रियाशील और क्रियाएं आज वर्तमान में है, वही इतिहास में भी थी। इसका हम क्या कहेंगे, एक रूपतावाद का सिद्धांत। एक रूपतावाद का सिद्धांत मतलब ये जो वर्तमान की स्थिति है भूगर्भिक प्रक्रम और नियम क्रियाशील नियमों की, वो ही इतिहास में थी। मतलब दोनों स्थितियां एक सी रह गई, लेकिन तीव्रता एक सी नहीं थी। इसको हम एक रूपतावाद का सिद्धांत कहेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये हाल है कि उनका जेआरएफ हो रखा है, प्रोफेसर भी बन गए, उनसे आप पूछो एक रूपतावाद का सिद्धांत, एक रूपतावाद का सिद्धांत उन्हें पता नहीं, उनको रटा पड़ा है, जैन सटन ने दिया था, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक रूपतावाद का सिद्धांत होता क्या है। एक रूपतावाद का सिद्धांत यही है कि वर्तमान में जो भूगर्भिक प्रक्रम हलचल नियम क्रियाशील हैं, वो ही इतिहास में भी क्रियाशील थे, लेकिन तीव्रता एक सी नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, एक रूपतावाद का सिद्धांत। ये किसने दिया था, जेम्स सटन ने। जेम्स सटन ने ये सिद्धांत दिया था, और ये कब दिया था, 1785 में। 1785 में जेम्स सटन ने ये सिद्धांत दिया था। और ये है क्या, ये आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है, ये जो एक रूपतावाद का सिद्धांत है ना, इसको आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया, ये याद करो, क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जॉन प्लेफेयर एवं सर चार्ल्स लॉयल ने, जॉन प्लेफेयर एवं सर चार्ल्स लॉयल ने एक रूपतावाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। बाह्य रूप हमारे जो है आज इस्तेलाह करती होगी, जो वर्तमान में हमारी इस्तेलाह करतियां हैं, वो उनका इतिहास के क्रमिक विकास से वो बनी है। मतलब बाह्य रूप की जो आज इस्तेलाह करतियां हैं, वो ऐसा नहीं कि एक साथ ही भूकंप आया या ज्वालामुखी आई और वो तैयार हो गए, ऐसा नहीं है। वो क्या है, हमारे इतिहास से धीरे 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 क्रमिक विकास से आगे बढ़े हैं। ये एकाएक नहीं बढ़े हैं। इनकी आकृति हमारे बाह्य रूपों का वो है, वो इनका इतिहास बताता है। हमारे बाह्य इस्तेलाकृतियों का रूप होता है, ये इनका इतिहास बताता है। ये आज से नहीं बनी है, ये क्रमिक विकास से बनी है, ये एकाएक नहीं हुई है। और जो हमारे प्रक्रम हैं, कौन से प्रक्रम हैं, जो भूकंप ज्वालामुखी या और भी बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से पृथ्वी में हलचल गतिविधियां होती रहती हैं, और उनमें इनमें केमिकल उससे भी जो परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रक्रम आज क्रियाशील हैं, कार्यरत हैं, हमारी पृथ्वी में जो प्रक्रम भूगर्भिक प्रक्रम आज क्रियाशील हैं, वही हमारे इतिहास में भी क्रियाशील थे, और वही हमारे भविष्य में भी क्रियाशील रहेंगे। मतलब जो इतिहास में प्रक्रम क्रियाशील थे, वही वर्तमान में रहेंगे,
और वही भविष्य में भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरी मौलिक संकल्पना क्या है कि भूवैज्ञानिक संरचना संकल्पना। भूवैज्ञानिक संरचना में क्या है, स्थल रूपों का जो निर्माण है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्थल रूप है इनका निर्माण किससे होता है, किससे होता है, इनका निर्माण पृथ्वी की संरचना पर निर्भर होता है। एक चट्टान है वो अवसादी चट्टान है, एक चूना पत्थर की चट्टान है और एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कटेगी नहीं, और जो अवसादी चूना पत्थर बालू पत्थर ये चट्टानें हैं, ये क्या है, तुरंत कट जाएंगी, ये चट्टानें तुरंत कट जाएंगी। उससे इस आकृति की निर्माण की प्रक्रिया में डिफरेंस आता है। आगे देखते हैं हम स्थल रूपों का निर्माण जो होता है, हमारे स्थल रूपों का निर्माण है, उसमें भूवैज्ञानिक संरचना का बहुत प्रभाव होता है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। हमारे डेविस महोदय हैं, इसको हम आगे बार बार पढ़ेंगे। डेविस महोदय ने ये बताया कि आग्नेय या अवसादी चट्टान जो होती हैं, आग्नेय या अवसादी चट्टान जो होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे इतिहास की हस्तलिपि होती हैं। मतलब हमारा आग्नेय और अवसादी चट्टान है ना, ये बताती हैं कि हमारा इतिहास में क्या हुआ था, क्या पृथ्वी में घटित हुआ था, उसकी समकालीन दृश्यावली भी प्रस्तुत करती हैं, वर्तमान स्थिति भी प्रस्तुत करती हैं। ये डेविस महोदय ने बताया था। इसे याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चनों में से माना जाता है। एक रूपतावाद तो हर कोई से पूछ लेता है, और एक रूपतावाद जिसके समझ में आ गया, इसका डेफिनेट नेट में तो क्वेश्चन आएगा। कुल्ले लेक्चर राजस्थान में कुल्ले लेक्चर होगा, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डेफिनेटली आता है, हमेशा आता है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, सन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या है, भूवैज्ञानिक संरचना की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि अपक्षय और अपर्दन, अक्षय और अपर्दन जैसी प्रक्रिया होती हैं, इसमें भी संरचना का बहुत योगदान होता है। तो संरचना क्या होगा, जैसे मान लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसकी जो अपर्दन और अपक्षय की वजह से जो इस आकृतियों का निर्माण होता है ना, वो निर्माण धीमी गति से होगा या फिर अलग तरह से संरचना बन जाएगी। हम उसका उदाहरण ले सकते हैं, बालू पत्थर की चट्टानों में क्या होता है, बालू पत्थर की चट्टानों में पानी ज्यादा प्रवेश होता है, उससे उस क्षेत्र में नदी बनी नहीं पाएगी, बालू पत्थर की चट्टानों में नदी नहीं बन पाएगी। और चूना पत्थर की जो चट्टान होती हैं, वहां धरती के अंदर, मतलब हमारे धरातल से नीचे काष्ठ आकृतियां बन जाती हैं, क्योंकि वो अंदर अपर्दन करता है। बालू पत्थर पानी तो ले लेता है लेकिन अंदर इतना नहीं बन पाता, चूना पत्थर में अंदर शिलाकृतियां बन जाती हैं। और ग्रेनाइट और निस जैसी शिलाकृतियों से क्या बनते हैं, गुम्बद। ये अलग अलग प्रकार के बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।